हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको जो है एडिटोरिया का मैं करवाता हूँ, जो पीपीएससी में जो है के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो एडिटोरिया है ना, ये सितंबर मंथ का है, समझे ना। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत बढ़िया मैंने क्वेश्चन दिया हुआ। मैंने सोचा कि इसको आज मैं आप लोग को करवा देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, चलिए ठीक है, आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरिया का आज का। देखिए, एडिटोरिया का ये करंट अफेयर्स है, ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो आपको हो चुका है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए कहा कि जापान के नए नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये बने ईसा कौन बने हैं, इशिबा शिगेरू बने हैं, समझ गए। कहा कि 27 सितंबर को जापान की मुख्य सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव में शिगेरू इशिबा को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नया नेता चुना गया। मतलब कि जान लीजिए कि ये जो है इशिबा शिगेरू जो है, ये किस पार्टी के हैं, ये आपके हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, समझ गए, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। चलिए आगे देखिए। और ये जो इशिबा जो है, ये देश के 102वें प्रधानमंत्री है। मतलब कि जापान के देखो जो है ना, ये कह रहा है कि 102वें प्रधानमंत्री बने हुए कौन, ये इशिबा जो है, शिगेरू जो है ना, नाम भी इस तरह से दिया इशिबा शिगेरू। आगे देखिए फिर कह रहा कि देखिए देखिए क्या कह रहा, फिर कह रहा है कि यहाँ से देखिए इस जगह से शिगेरू इशिबा जो है, शिगेरू जो है ये, एक मिनट देखिए, कह रहा शिगेरू इशिबा इससे पहले जापान के रक्षा मंत्री थे, ठीक है, और कृषि मंत्री भी रह चुके थे। जापान की राजनीति में उतार चढ़ाव का दौर पिछले आधे दशक से चल रहा है। पिछले 4 साल में 3 बार देश के पीएम बदले। आप सोच लीजिए कि 4 साल में जो है 3 बार पीएम जो है बदल चुके हैं। कहा कि इशिबा उत्तर कोरिया और चीन के खिलाफ अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, तो डिफेंस मिनिस्टर कैसे होते हैं, आक्रामक ही होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। उन्होंने इन दो शक्तियों से निपटने के लिए एशियाई नाटो बनाने का भी सुझाव दिया है। देखिए, वह जापान पर अमेरिका के प्रभाव को कम करने के पक्षधर में है। उसे लोग जानते हैं कि जापान जो है अमेरिका से कितना ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो आपका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसके साथ धोखा किया था, और सेकंड वर्ल्ड वार में उसको बहुत बुरी तरीके से हरा भी दिया था, जापान को बम भी छोड़ दिया था, जो आप लोग जानते हैं 6 अगस्त 1945 को, जो कि आपको हिरोशिमा और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को एक लिटिल बॉय था, दूसरा कौन था, फैट बॉय था, समझे। तो उसके कारण से जो है वहाँ पे आदमी अभी भी लंगड़ा लोरा पैदा हो रहा है। इस कारण से जापान जो है अमेरिका से बहुत ज़्यादा खींचता है, समझ गए ना। आगे देखिए फिर कह रहा शहरी शासन सूचकांक शहरी शासन सूचकांक जो है 2024 में जो है, देखिए द हिंदू के बारे में कह रहा है कि हाल ही में शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति शहरी मामलों के संस्थान के सहयोग से मुंबई स्थित गैर लाभकारी संगठन प्रजाका फाउंडेशन ने शहरी प्रशासन सूचकांक 2024 तैयार किया है। देखिए क्या दिया इसमें, क्या चीज़ तैयार किया है इसमें देखिए ये दिया हुआ है कि शहरी शासन सूचकांक 2024 में जो है आपका एक मिनट दोस्त, देखिए कहा कि शहरी सूचकांक 2024 में 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का औसत स्कोर जो है 100 में से 39.70 है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता 5 राज्य है, जिसमें आपका केरल सबसे शीर्ष पे है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब चीज़ आपका दिया हुआ है। कहा कि केरल ने विभिन्न मानदंडों पर 59.31 अंक प्राप्त किए, जबकि उड़ीसा जो 55 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ये शहरी सूचकांक की बात किया जा रहा है। आगे देखिए क्या दिया हुआ। करके केरल एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने मेयर को आयुक्त की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार दिया है, जबकि शिमला एकमात्र ऐसा नगर निगम है जो पार्षदों को अपने प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल तंत्र की सुविधा देता है। 7 राज्य बता रहा, देखिए बिहार जिसमें भी है, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद जाके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड,
और देखिए इसमें झारखंड भी है, बिहार भी है, छत्तीसगढ़ भी, उत्तराखंड भी है। ठीक है, ये सब दिया हुआ, मतलब 7 राज्य दिए हुए हैं जिसे मेयर के लिए सीधे चुनाव आयोजित करते हैं। ये सब पहले से चुनाव आयोजित करते हैं, लेकिन इस बार जो है केरल जो है एकमात्र ऐसा नगर निगम है जो पार्षदों को अपने प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल जो है तंत्र की सुविधा देता है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, करके वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है ये द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें देखिए, इसमें ये कह रहा है कि देखिए इसमें देखिए नया भारत का जो है वैश्विक नवाचार में सूचकांक में सुधार हुआ है, जो कि 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो है भारत का जो प्लेस है वो कितना आ गया, 2015 में के 81वें स्थान से बढ़कर 2023 में 39वें स्थान पे आ गया। मतलब वैश्विक नवाचार में भारत का स्थान कितना पे आ गया, 39वें स्थान पे आ गया। ठीक है, 39वें स्थान पे आ गया भारत का स्थान। अब कह रहा है कि देखिए वैश्विक बौद्धिक संगठन की GII 2024 के अनुसार स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, मतलब ये जान लीजिए कि स्विट्जरलैंड जो है सबसे नंबर 1 पे है, फिर स्वीडन है, फिर अमेरिका है, इस तरह से आगे सारा देश दिया हुआ। चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम और फिलीपींस पिछले दशक में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वो अफ्रीकी देश अंगोला इस सूचकांक में सबसे मतलब 133 देश थे, उसमें से 133 नंबर पे कौन है, अंगोला है, अंगोला देश है। और भारत का स्थान कौन कितना है, 39वें स्थान पर भारत है, जो कि 2015 में 81 था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका देखिए कुछ मुख्य बिंदु कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया। इथेनॉल का भारत जो है दुनिया पूरे वर्ल्ड में तीसरा जो है सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता भी बन गया। इसका कुछ मुख्य जो बिंदु है वो देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है। फिर जो है अमेरिका और ब्राज़ील मिलकर दुनिया का 80% इथेनॉल उत्पादन करता है। मतलब अमेरिका और ब्राज़ील जो है ये दोनों देश मिलकर ही पूरे वर्ल्ड का 80% इथेनॉल उत्पादित करता है। USA मुख्य रूप से मक्का से और ब्राज़ील गन्ने से इथेनॉल उत्पादित करता है। मतलब जान लीजिए अमेरिका जो है मक्का से, अमेरिका क्या चीज़ है, ये मक्का से, और ब्राज़ील जो है ये गन्ना से इथेनॉल को उत्पादित करता है। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि भारत सरकार ने 2025-26 तक 20% जो है इथेनॉल जो है मिश्रण का लक्ष्य रखा। मतलब 2025-26 में जो है 20% जो इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा। देखिए आगे क्या दिया हुआ, बाजार में E20 पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल होता है, और E100 ईंधन जो है जिसमें कि कितना होता है, जिसमें 93 से लेकर 93.5% इथेनॉल पेश किया जाता है। इथेनॉल जिसे एथिल एल्कोहल जिसको कहते हैं C2H5OH भी कहा जाता है, गन्ना, मक्का और गेहूं से उत्पादित किया जाता है। इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लक्ष्य के रूप में क्या अनुरूप है। ये देखिए बहुत बढ़िया चीज़ दिया हुआ। बिहार में नीलगाय और जंगली सूअरों को मारने का आदेश दिया गया। मतलब समझ जाइए कि बिहार जो है क्या किया, बिहार में नीलगाय और जंगली सूअर को मारने का आदेश दिया। क्यों दिया गया, जरा इसको पढ़ते डिटेल में। हाल ही में बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सूअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति का फैसला किया है। देखिए दोस्त पढ़ रहे हैं इसको, देखिए जा ध्यान से, बहुत बढ़िया चीज़ दिया हुआ। इसका किधर है, यही है, यही है। देखिए मुख्य पॉइंट क्या दिया है इसका, देखिए जरा मुख्य पॉइंट करा कि यह अभियान सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है। मतलब जो सूअर आपका है और नीलगाय जो है, इससे जो प्रभावित सबसे अधिक जिला कौन है, वैशाली है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पूर्वी चंपारण है, बक्सर है, सिवान है, समस्तीपुर है। मतलब कि ये जान लीजिए कि वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर जो इस सब में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कि नीलगाय और सूअर से
ज़्यादा इफेक्टिव है। इन जिलों में नीलगाय की कुल संख्या करीब 3 लाख है, जबकि देखिए सब जो जितने भी आपका जिला है इस समय कितना दिया गया, 3 लाख है नीलगाय का। उसके बाद जाके जंगली सुअर जो है इसमें कितना है, जंगली सुअर की संख्या कितना है, लगभग 67,000 है। नीलगाय और जंगली सुअरों से फसल का नुकसान को पहुंचाने पर वन विभाग किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपया जो है ये देते हैं, 50,000 रुपया देते हैं। उसके बाद बिहार के 34 जिलों में नीलगाय और 30 जिलों में जंगली सुअरों की वजह से फसलें नष्ट होती है। आप सोच सकते हैं बिहार में टोटल 38 जिले हैं और 38 जिले में से 34 जिले में नीलगाय से और 30 जिलों में जंगली सुअरों से क्या होता है, ये फसल जो होता है क्या होता है, ये नष्ट होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि इसलिए जो हमारे सरकार ने इसको मारने का आदेश दे दिया। जिम्बाब्वे सूखे से प्रभावित समुदायों की सदस्यता के लिए 200 हाथियों को मारेगा। आप देखिए जिम्बाब्वे जो है सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए, जो सूखा है उससे प्रभावित समुदायों को सहायता के लिए 200 हाथियों को मारेगा। आप सोच लीजिए, देखिए देश में वर्ल्ड में देखिए क्या क्या हो रहा है हर जगह पे, क्यों मारेगा देखिए। जिम्बाब्वे 4 दशक में सबसे खराब सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहे हैं। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूखमरी हो रहा, उसके लिए क्या किया जाएगा, 200 हाथियों को मारने का योजना बना रहा। अब देखिए जरा इसका मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों, इसका मुख्य बिंदु जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। इसको जरा आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आएगा। कैसा लग रहा आप लोगों को ये क्लास, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये कह रहा है कि अल नीनो की वजह से परे सूखे की वजह से देश की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में जिम्बाब्वे जो है क्या कह रहा है कि 6 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा लोग जो है खाने की कमी से जूझ रहे हैं। सोच सकते हैं 6 करोड़ 80 लाख आदमी जो है सूखा हो गया, फसल बर्बाद हो गया अल नीनो के कारण से, इसलिए इतने आदमी जूझ रहे हैं। जिम्बाब्वे में लगभग 1 लाख हाथी रहते हैं। आप सोच लीजिए जिम्बाब्वे में कितना हाथी रहते हैं, ये पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि जिम्बाब्वे में कितना हाथी रहते हैं, तो कहिएगा आप लोग कितना कहिएगा, 1 लाख हाथी जो है कहाँ रहते हैं, जिम्बाब्वे में रहते हैं। हालांकि यह जो है आपका, हालांकि यहाँ के पार्कों में सिर्फ 55,000 हाथी रखने की जगह है, मतलब सिर्फ 55,000 हाथी रखने की जगह है, समझ गए ना। सूखे की वजह से देश के नागरिक और हाथियों के बीच संतुलन बनाए रखने में दिक्कत बढ़ने की आशंका है। अच्छा, संतुलन बैलेंस नहीं बन पा रहा, इसलिए जो वहाँ पे क्या किया गया, हाथी को मारने की 200 हाथी मारने की जो है आदेश दे दिया गया सरकार के द्वारा। हाथियों के संरक्षण के लिए मसूद जिम्बाब्वे लंबे समय के लिए यूएन के कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज से हाथियों और उनके दांतों को बेचने की इजाज़त मांग रहा है। अच्छा ये बात है ना। इससे पूर्व में पड़ोसी नामीबिया ने पिछले महीने 723 जंगली जानवरों को मारने का फैसला किया था। अब देखिए नामीबिया भी इससे पहले जो मारने का आदेश दिया था जंगली जानवर को, ठीक ना। अभी हम लोग पीछे पड़े, देखिए बिहार में जंगली जो है सुअर और नीलगाय को मारने का आदेश दिया गया है। तो वर्षों से जिम्बाब्वे अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हाथी दांत व्यापार को पुनः आरंभ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा है। जिम्बाब्वे के पास लगभग $6 लाख मूल्य का हाथी दांत का भंडार है जिसे वह बेच नहीं सकता। अब देखिए 6 लाख का उसके पास क्या है, हाथी दांत का भंडार उसके पास पहले से प्रेजेंट है जिसको वो बेच नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं। और आपको आज के क्लास इतना तक ही आज क्लास रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। चलिए।